हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 15 मार्च और इस वीडियो में हिंदी के बारे में बात करने वाला हूँ आरओ एआरओ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। आरओ एआरओ प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जीएस को कैसे टैकल करना है ये मैंने कल एक वीडियो में बता दिया था, जो मैंने कल रात में अपलोड किया था। अगर आपने देख लिया है, उसके पॉइंट्स को सुन लिया है, उसको नोट कर लीजिए कीवर्ड्स की फॉर्म में। और अगर आप वो चीज़ें समझ में आ रही है तो उसको फॉलो करना शुरू कीजिए। अगर आपने सिर्फ उसको सुना और आपने उसको कहीं नोट नहीं किया थोड़ा बहुत भी, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को भूल जाएंगे और बाद में फिर आपको एक माइंड में क्लैरिटी नहीं आएगी कि आपको कौन सी चीज़ें करनी है और किस चीज़ को करने से कितना बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो उसको मेक श्योर कि आप उसको नोट वगैरह कर लें या जो भी है अपना एक प्लान बना लें। बेसिकली प्लान बनाओगे तो उसमें आप ऑब्वियसली उन पॉइंट्स को कंसीडर करोगे। जिन्होंने देख लिया है ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा अगर वो पहली बार मेरे इस वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में हिंदी के बारे में बता देता हूँ सो दैट आपका पूरा जो 200 मार्क्स का पेपर होगा आरओ एआरओ प्रीलिम्स का, वो आपको पता चल जाएगा कि इसमें करना क्या है। 2.5 महीने हैं आपके पास बेसिकली मोटे मोटे, जिसमें आपको तैयारी करनी है। एग्जाम कभी भी हो आयोग आपको बता देगा, लेकिन 2.5 महीने का समय आपके पास है। हिंदी के लिए जो 60 नंबर है, इसमें आपको कुछ चीज़ों के बारे में ये पता होना चाहिए कि उनको हमें अप्रोच कैसे करना है। सोर्स किससे पढ़ें ये अभी तक आप जान चुके हो, क्योंकि आरओ का पेपर एक बार लीक हो चुका है, उसको भी 1 साल हो चुका है ऑब्वियसली। तो आपको ये तो पता चल चुका है कि किसी से भी सोर्स से पढ़े इतना मैटर नहीं करता, बस उसमें गलतियाँ ना हो। मैटर ये करता है कि आप उन टॉपिक्स को अप्रोच कैसे करते हो। प्रीलिम्स में जो 6 टॉपिक आ रहे हैं, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य और वर्तनी की शुद्धि, तत्सम तद्भव, विशेषण विशेष और आपका पर्यायवाची शब्द। इन 6 टॉपिक्स में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका वीक टॉपिक है और कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। हो सकता है आपके 6 टॉपिक अच्छे हो सकता है कि आपके 2 अच्छे हो सकता है आपके 3 अच्छे हो। तो इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जो आरओ एआरओ का प्रीलिम्स है, इसकी कट ऑफ को क्लियर करने में हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है। किसी से भी आप पूछ लो, मतलब एक्स वाई जेड किसी से भी आप पूछ लो, जिन्होंने भी प्रीलिम्स क्लियर किया होगा वो आपको ये बात बताएंगे कि हिंदी गेम चेंजर है। हिंदी गेम चेंजर इसलिए होती है, उसके पीछे लॉजिक समझो, रीजन समझो। हिंदी में 60 नंबर की आ रही है, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई कर ली, अगर आपकी हिंदी अच्छी है, मतलब आपने उसको ध्यान से पढ़ाई की है, रिवाइज किया है, आपने उसको हल्के में नहीं लिया, तो आप आराम से 57-58 मार्क्स बना सकते हो। जनरली एक दो क्वेश्चन गलत होते हैं या उनमें कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होता है, तो 57-58 आ जाते हैं अगर आप चीज़ें गलत नहीं करते हो। कोई क्वेश्चन वगैरह अगर डिलीट वगैरह होता है, अगर आप एक दो क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आप 55 के आसपास आ जाते हो। 3-4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो सीधे सीधे आप 50 प्लस आ जाते हो, मतलब 51, 52, 53 ऐसे आ जाते हो। उससे भी ज़्यादा अगर करते हो तो फिर कहीं ना कहीं आपकी हिंदी वीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्योंकि हिंदी में नंबर स्कोर करना बेसिकली ईजी होता है, क्योंकि 6 टॉपिक है। अगर पूरी हिंदी आ रही होती तो उसमें ये होता कि बहुत सारी चीज़ें आ रही है, संधि विच्छेद वगैरह है, समास वगैरह है, थोड़ा टिपिकल होता है, इतना ईजी नहीं होता है। बट जो ये 6 टॉपिक है जो आरओ के प्री में आ रहे हैं, ये कंपेरेटिवली ईजी होते हैं। सारे नहीं, बट 3-4 टॉपिक तो ऐसे हैं जो यूजुअली हर किसी को आते होते हैं। तो इसमें जो ये 60 नंबर का गेम चेंजर हिंदी है, इसको अगर आपने अच्छा कर लिया और अगर आपने इसमें नंबर अपने अच्छे खासे बना लिए, 57-58 मार्क्स बना लिए, या अगर पेपर सही आता और आपने पूरा सही कर दिया तो आपके 60 भी आ गए या 59 आ गए, तो उधर आपको जीएस में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता है। अगर आपके 85 के आसपास भी बनना है तो आप एक बहुत सेफ स्पॉट में आ जाते हो। जो एक नॉर्मल अभी तक की कट ऑफ वगैरह रही है, जो पैटर्न चल रहा है, जो कॉम्पिटिशन है, उसके हिसाब से आप कहीं ना कहीं अपना एक सेफ स्पॉट मान सकते हो कि मेरा हो जाएगा। बट अगर आपने हिंदी में 40 बनाए, आपने 45 बनाए, या आपने इवन 50 भी बनाए, तो एक बच्चा जो 50 बना रहा है और एक बच्चा जो 57-58 बना रहा है या इवन 55 बना रहा है, वो जो 5 नंबर का आपको लॉस हुआ और उसको फायदा हुआ, वो आप जीएस में इतना ईजिली बराबरी नहीं कर सकते। जीएस में नंबर स्कोर करना टफ होता है, हिंदी में कंपेरेटिवली स्कोर करना ईजी होता है। जीएस आपकी अगर एक लेवल पे अच्छी खासी आपने पढ़ रखी है और आपके दोस्त ने पढ़ रखी है, बहुत ज़्यादा दोनों के नंबर में डिफरेंस नहीं होगा, अनटिल अनलेस कि वो एग्जाम के एकदम जब आप दिन जा रहा है वो इंसान, या आप जा रहे हो, आपका मूड ऑफ है, आप सोए नहीं हो, आप ढंग से खाया पिया नहीं है, आपकी तबियत खराब हो गई, आप परफॉर्म नहीं कर पाए ऑन दैट पर्टिकुलर डे, वो बात अलग है। लेकिन अगर दोनों ने ठीक ठाक तैयारी की है तो आप कैसे आएंगे, उसके 85 आएंगे या +-5 तक आप दोनों में हो सकता है। यही मास लेवल पे काम करता है, जिसने भी ठीक ठाक तैयारी की है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो सिंसियरली पढ़ाई नहीं कर रहा। लेकिन हिंदी में ये चीज़ जो 5 नंबर की है ना, ये बहुत मैटर करती है। इसलिए जो प्लस माइनस जीएस का है वो वहाँ पर आपको इतना फिर भी एक बार को नहीं होगा, आप मैनेज कर ले जाओगे, इतना डिफरेंस नहीं आएगा। वो डिफरेंस आता है उन लोगों में जिनकी तैयारी है और नहीं है। अगर किसी बच्चे की तैयारी है तो उसके 85, 80, 90 तक आ सकते हैं, लेकिन जिसकी तैयारी नहीं है जीएस में, वो 40, 50, 60 ऐसे ही लाएगा। तो वो 15-20 नंबर का डिफरेंस उनमें आता है। हिंदी में ऑलमोस्ट जो, मतलब जिसको आप कंसिडर कर रहे हो कि ये बच्चा बहुत सिंसियरली पढ़ाई नहीं भी कर रहा है, वो भी हिंदी में 55 स्कोर करके लाएगा, क्योंकि उसकी हिंदी अच्छी होगी। या अगर उसने बहुत पहला अटैम्प्ट होगा उसका, या बहुत ज़्यादा ऐसे पढ़ाई ढंग से की नहीं होगी, पता ही नहीं होगा, आइडिया ही नहीं होगा, वो भी 6 टॉपिक पढ़ के कम से कम 53-54 नंबर बना रहा होगा। और आपने अगर ध्यान नहीं दिया और आपके अगर 51 आए, 50 आए, 2-3 नंबर 4 नंबर भी आप पीछे हो गए, तो मतलब हिंदी में आप बहुत पीछे हो। और एक एक नंबर की फाइट होती है, आपको मालूम है। तो वो जो एग्रीगेट मार्क्स होते हैं, जो टोटल मार्क्स बनते हैं, जो कट ऑफ बनती है, वो तो दोनों जोड़ के बनती है। तो वहाँ पर आप फिर मार्क खा जाओगे, आप पीछे रह जाओगे। इसलिए हिंदी को तो आपको मतलब करना ही करना है, उसका तो कोई यही नहीं होता, उसमें तो बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। सिंपल सी चीज़ें होती हैं, उनको आपने कर लिया, आपके उतने नंबर बन गए, पूरा फोकस बाकी रखो जीएस पे। बस ये है कि ढंग से जो एक प्लान आपने बनाया होता है हिंदी के लिए, उसको एग्जीक्यूट करना होता है और पेपर वाले दिन जाकर के उसको गंभीरता से देना होता है। जैसे अभी तक क्या होता था, जीएस सुबह होता था, हिंदी दोपहर में होता था। तो जीएस का पेपर जो होता है वो थोड़ा टफ ही आता है, आरओ का थोड़ा रैंडम सा आता है, आपने देखा ही होगा, यूपी पीएसएस की तरह एग्जैक्ट नहीं आता। तो जब आरओ का पेपर, जब जीएस का खराब हो जाता था लोगों का,
तो फिर हिंदी को पेपर को लेकर के उनके अंदर एक डिमोटिवेशन रहती थी, एक मन नहीं करता था, लगता था यार पेपर खराब हो गया जीएस का। जबकि उनको ये नहीं रियलाइज होता था उस टाइम पर कि अगर उनका 2-4 नंबर का ऊपर नीचे हुआ है जीएस में, तो वो हिंदी में कवर किया रह सकता है, उसको वो थोड़ा सा कंपनसेट किया रह सकता है। लेकिन वो पेपर देने के बाद एक तो आपका माइंड थोड़ा थक भी जाता है, उसके बाद में आपका मूड ऑफ भी हो गया पेपर देख करके, तो हिंदी को लेकर के थोड़ा सा इंसान लेथार्जिक हो जाता है, थोड़ा सा हल्के में लेने लगता है, जो कि नहीं करना चाहिए। अब एक शिफ्ट में एग्जाम होगा तो हो सकता है कि दोनों जो आपके पेपर है वो एक ही में हो, 3 घंटे का पेपर हो, तो फिर आप उसको इस तरह से टैकल करोगे। लेकिन पहले हिंदी में ये प्रॉब्लम आती थी, तो हिंदी को प्रॉपर ध्यान तो देना ही है। टॉपिक्स को अप्रोच कैसे करें, मैं 1 बाय 1 टॉपिक की अप्रोच बता देता हूँ। आप उसको जब समझोगे, फिर जब खुद पढ़ोगे, तो आपको भी समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ है। पहले बात करते हैं पर्यायवाची शब्द की, ठीक है, ये जो टॉपिक है। देखो, पर्यायवाची शब्द का सबसे पहला एक जो बेसिक फंडा कह सकते हो, फॉर्मूला कह सकते हो, जो चीज़ काम करती है। आरओ एआरओ के प्री में जितने भी अभी तक पर्यायवाची पूछे गए हैं पेपर में, 10-15 साल के जो भी है निकाल लो, बार बार आपको रिपीटेड मिलेंगे। कुछ मतलब सपोज आपको 100 वर्ड मिले, तो वो जो 100 वर्ड है उनको घूम फिर करके अच्छे से पढ़ लो। मेंस में भी 60 नंबर की आती है, उसमें पर्यायवाची नहीं आता है, लेकिन बाकी के 5 टॉपिक आते हैं। तो जो मेंस के भी टॉपिक होते हैं उनको आपको, जो रिपीट हो रही है क्वेश्चन, उनको पढ़ना होता है। पर्यायवाची के अलावा बाकी सारे पढ़ लेते हैं। जो बाकी के भी आयोग के एग्जाम है, जैसे अगर आप यूपीपीएससी के जो पीवाईक्यू वाली बुक फॉलो करोगे, तो उसमें बाकी एग्जाम के भी दिए हुए हैं। तो उसमें भी जहाँ जहाँ जिस पेपर में हिंदी आती है, उसमें देख लो कि भाई हिंदी में पर्यायवाची में कौन सा पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, वहाँ से आपको 4, 6, 10 मिलेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो यूपीपीसीएस का सीसेट का पेपर होता है, उसके 2015 से या 2012-13 से 2024 तक का जो पेपर है, उसके लगा लो पर्यायवाची। भैया सीसेट के पेपर में जो जो पर्यायवाची होते हैं आपने निकाल लिया। इससे बेस्ट, इससे सिंपल और इससे शॉर्ट तरीका, इससे स्मार्ट तरीका कोई नहीं है। और जब आप ये काम करोगे, ठीक है, थोड़ा मेहनत लगेगी स्टार्टिंग में, लेकिन उसका रिजल्ट भी तो तुम्हें मिल रहा है ना। आप आपने कोई किताब खरीद ली, कोई आपने सोर्स ले लिया, अब आपने 1 से लेकर के 1000 तक जितने दिए आप सब बैठ के रट रहे हो। पहले पीवाईक्यू देखो भाई, कौन से शब्द पहले पूछे जा रहे हैं। अगर पृथ्वी पूछा जा रहा है, कमल पूछा जा रहा है, हाथी का पूछा जा रहा है, दंत का पूछा जा रहा है, या अग्नि का पूछा जा रहा है, तो इस तरीके से जितने भी पूछे जा रहे हैं, जैसे आसमान का पूछा जा रहा है, आकाश का, तो जितने भी पूछे जा रहे हैं वो आपको वहाँ पर मेन रिपीट हो जाएंगे। कुल मिलाकर के 100-150 मिलेंगे, 125, 130 ऐसे मिलेंगे। उनको एक पेज पे लिख लो। और वैसे तो मैंने, जो लोग मुझसे पहले से जुड़े उन्हें पता है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक पीडीएफ शेयर कर दी थी और उसी से आया था, बैठ के जाके मिला सकते हो। बहुत पहले मैंने वो पीडीएफ दे दी थी कि ये सिर्फ है, इनको पढ़ लेना, इन्हीं में से आ जाएगा। बच्चों ने रियलाइज किया उस पर, जिनको पता था कि यहाँ जो मैं बताता हूँ वो काम करता है, तो उन्होंने सिर्फ वही वाले पढ़े थे। कन्फ्यूजन भी नहीं हुआ, बहुत सारे दिए रहते हैं बुक में तो और मटीरियल में, तो उन्होंने वही पढ़े थे, वही एग्जाम में उनको फंस गए थे। जो पेपर लीक हुआ था उसकी बात मैं कर रहा हूँ। टीचर्स वगैरह में भी वो वही वाले उन्होंने पढ़ रखे हैं, तो सीसेट में वो चीज़ काम आ जाती है। तो पॉइंट ये नहीं है बताने का कि मैंने बताया तो वो आ गया। पॉइंट ये है कि वो इंपॉर्टेंट है, वो तरीका है। आप खुद वो चीज़ करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो वो जो 100-150 है उनको सिर्फ पढ़ लो। उसमें भी प्रायोरिटी बेसिस पे जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, जैसे अगर कमल का बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, अग्नि का बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो उसको पढ़ लो। पर्यायवाची में एक चीज़ ध्यान रखना, पर्यायवाची एक ऐसा है कि उसके जो शब्द हैं, एक एक के 4-4, 6-6, 8-8, 10 दिए रहते हैं। तो जो बहुत क्रूशियल वाला होता है, जो बहुत मेन सा होता है, वही उसका पूछेगा। जहाँ पर जिस पर्यायवाची में जो शब्द है उससे अगर किसी का मीनिंग तुरंत पता चल जा रहा होगा, वो इतना ईजिली नहीं देगा। जहाँ पर डाउट हो सकता होगा दो में, जैसे अगर सपोज सूर्य है और यमुना है, अगर इनका कोई रिलेशन है सूर्य का और यमुना का, तो वो पूछ देगा। अगर पृथ्वी का और शेषनाग का, या जो नाग होता है, इसका अगर कुछ रिलेशन है वो पूछ देगा। बहुत से ऐसे होते हैं जिनके एक ही शब्द के 4-6-8 मीनिंग होते हैं, वो सब में होता है। अग्नि का मतलब ये भी होगा, वो भी होगा, इस तरीके के। तो वो आपको ढंग से पढ़ने होते हैं उनमें, क्योंकि कंफ्यूजन का चांस ज़्यादा है ना, तो एग्जामिनर वही देगा जिसमें एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर पता लग जा रहा है इसका ये मतलब है। वो इतना चांस उसके नहीं है। और ये चीज़ आपको, ये पैटर्न आप ऑब्जर्व करोगे जब आप पीवाईक्यू ढंग से देखोगे। देवियों के नाम है प्रॉपर, नदियों के नाम है, ये सब पूछता है। तो ये आपको वहाँ पीवाईक्यू सब में मिल जाएगा। तो जो शब्द है उसका आपको अर्थ समझ समझ करके पढ़ना होता है, ठीक है। एक तो चीज़ याद रखना, जब आप अर्थ समझ समझ करके पढ़ोगे, थोड़ा सा पर्यायवाची में रटना भी पड़ता है। मतलब पर्यायवाची कैसा है कि आपने अर्थ समझ लिया, मीनिंग आपने समझ लिया, आपने उसको पढ़ा, लेकिन अगर आपने एक दिन में 50 पढ़ लिया तो चांसेस है कि आप भूल जाओगे। एक दिन में आपने 100 पढ़ लिया, फिर उसका सारा पर्यायवाची आज हम पढ़ लेंगे, 3 घंटे से पर्यायवाची पढ़ेंगे, आप भूल जाओगे। ये तरीका नहीं होता। पर्यायवाची का तरीका ये होता है, जो सबसे ज़्यादा लोगों पर जो काम करता है, वो ये होता है कि आपने जैसे रोज़ 5 शब्द पढ़ लिए, रोज़ आपने 10 शब्द पढ़ लिए और समझ के पढ़ा। जैसे अगर अग्नि है तो अग्नि का मतलब समझा, जो भी पर्यायवाची दिए हैं वो किसी शब्द से मिलकर बनाए क्या। जैसे अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी के जो दिए गए हैं पर्यायवाची शब्द, उनका ये देखो कि ये किससे शब्द मिलकर बना है, इसका कुछ और भी मतलब होता है क्या। तो वो आपको उससे रिलेटेड जो और भी शब्द हैं जिनसे और भी बन सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको एक पर्यायवाची शब्द के थ्रू 2 याद हो रहे हैं, 2 का पता चल रहा है कि इसका ये भी होता है, इसका ये भी होता है। तो जब आप डेली 5-10 करोगे, या हर 2-3 दिन में भी 5-10 करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको सारे दिमाग में बैठ जाएंगे और लोड नहीं होगा। और ये चीज़ आपको रिवाइज करती रहनी है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया पर्यायवाची शब्द में, आप भूल जाओगे। तो इसलिए थोड़ा सा रट्टा वाला काम इसमें काम करता है, थोड़ा रोड लर्निंग काम करती है। पहले आपने उसका अर्थ समझ लिया, प्रॉपर उसको पढ़ लिया, उसके बाद में उसको रिवाइज करते रहो, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। एग्जाम के पहले बस आप ऐसे करके देखोगे और वो पूरा जो आपके शॉर्ट नोट्स टाइप हल्का फुल्का होगा, उससे आपका हो जाएगा। थोड़ा सा नोट्स बनाने चाहिए हिंदी में, क्योंकि
बुक में बहुत सारे पर्यायवाची दिए हैं। अगर आप बुक से पढ़ोगे तो बुक से पढ़ने में फिर जो मेन वाले हैं वो फिर आपको फ़िल्टर करने पड़ेंगे। कितना भी आप हाइलाइट वगैरह कर लो, दिमाग तो आपका जाएगा ही ना, हल्का-फुल्का उन चीज़ों पे जो नहीं पढ़नी है। और पीवाईक्यू में सपोज़ 100-150 आए हैं, उनकी अगर आपने रोज़ या हर 2-4 दिन में 5-5 पढ़े और उनके नोट्स बना लिए, मुझे नहीं लगता कि आधे घंटे से ज़्यादा इसमें लगना है। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, इट्स ऑल अबाउट विल, इट्स ऑल अबाउट डिटर्मिनेशन कि भाई मेरे को रोज़ 5-10 करने हैं, तो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो वो आपको कर लेना है। रिवाइज़ करते रहोगे, बार-बार पढ़ते रहोगे उसको, वो दिमाग में याद हो जाएगा, एग्ज़ाम में आएगा, फट से लगा दोगे, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। पर्यायवाची का मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं दूसरा, वाक्य वर्तनी शुद्धि का। देखो, वाक्य और वर्तनी शुद्धि में 2 तरीके का आता है। एक होता है कि वाक्य की शुद्धि, सेंटेंस दिया होगा, उसमें एरर होगा, उसको फाइंड आउट करना होगा। एक होगा सिंपल शब्द दिया होगा, उसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी होगी। वाक्य वर्तनी शुद्धि एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितना ज़्यादा लिख करके प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी आएगी और आप गलतियों को पकड़ पाओगे। क्योंकि एक बार ध्यान रखना, जब तुम कोई चीज़ पढ़ते हो, सिंपली पढ़ते हो, बुक से कोई चीज़ पढ़ रहे हो, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि तुम्हारा दिमाग कहीं और भटक जाएगा और तुम किसी चीज़ को उतना ध्यान से नहीं पढ़ोगे या पढ़ते टाइम भटक जाओगे। लेकिन जब तुम कोई चीज़ लिखते हो, तो लिखते टाइम अगर तुम्हारा दिमाग कहीं और वंडर कर रहा है, इधर-उधर घूम रहा है, ठीक है, 50 चीज़ों में, तो तुम गलत लिखोगे और जैसे ही तुम गलत लिखोगे, तो जब थोड़ा भी कॉन्शियस होगे, तुम्हारी चेतना जागृत होगी, तो तुम देखोगे, अरे मैंने गलत लिख दिया। तो तुम गलत लिख नहीं पाओगे, तो तुम्हें एक्टिव लर्निंग करनी पड़ेगी, तुम पैसिव लर्निंग कर नहीं पाओगे। तो जब वाक्य वर्तनी शुद्धि जब एग्जाम में आता है, तो उसमें जैसे 4 ऑप्शन होंगे, बहुत बारीक-बारीक उसमें गलतियाँ होती हैं। ये जो शब्द वाली आती है, सेंटेंस वाली आएगी उसमें भी। तो उसमें अगर आपने एक बार देखा और आपको क्लैरिटी नहीं है, फिर दोबारा जब देखोगे ना, तो सारे सही लगेंगे या सारे गलत लगेंगे। मतलब जो गलत वाला ऑप्शन होगा वो भी सही लगेगा। तो वहाँ पर डाउट बहुत होता है। ये चीज़ अगर आपने अपनी मसल मेमोरी में बिठा रखी है, इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने उस चीज़ को लिख रखा है, शब्द वाले जो है उनको लिख रखा है या सेंटेंस वाले को लिख रखा है, तो वो आपको एकदम से याद आ जाता है, यार ये था, उसको लिख के देख लो। जैसे पेपर में सॉल्व कर रहे हो, आपने देखा यार जागृत जो है उसमें ऐसे करके नीचे रहेगा या ऐसे घूम के आएगा। अब आपने तुरंत उसको ऐसे करके लिख के देख लिया, तो आपने अगर आपकी मसल मेमोरी में होगा, आपने उसको 4-6 बार 8 बार कहीं लिखा होगा, कभी पेन चलाया होगा, तो वो गलत नहीं होगा, तुरंत ही आ जाएगा कि यार इसका ये होगा। तो वाक्य वर्तनी शुद्धि में भी हार्डली आधा घंटा लगेगा। मतलब हर अगर 2 दिन में 15 सेंटेंस लिखोगे या 10 शब्द लिखोगे, सिर्फ इतना काम भी करोगे, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है। खुद करके देख लो, कभी एक बार करके देखो, पेन उठाओ, कॉपी उठाओ, करके देखो। आधे घंटे में ये चीज़ कर लोगे और 2.5 महीने में हिंदी का टॉपिक आपका ये पर्टिकुलर ऐसा हो जाएगा कि आपको मतलब एग्जाम के पहले देखना भी नहीं पड़ेगा। एग्जाम के 15 दिन पहले भी अगर रिवाइज नहीं करोगे ना, तो ये टेंशन नहीं रहेगा यार मेरे को अभी पढ़ना ही है हिंदी। लेकिन ये जो प्रोसेस बताइए ये फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि जब लिखोगे तो रिटेन भी करोगे, देन रिवाइज तो करना ही करना है। मतलब वो तो मतलब तैयारी का मतलब ही वही है। रिवाइज नहीं कर रहे हो तो फिर पढ़ कैसे रहो आप, वो तो करना ही होगा। तो वाक्य वर्तनी शुद्धि को लिख के करना होता है। इसके बाद 2 आते हैं, तत्सम तद्भव और विशेषण विशेष्य। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तत्सम और तद्भव को ढंग से समझ लो एक बार पढ़ के, ठीक है। मैं भी बता दूंगा उसका, और उसमें जो कुछ और चीज़ें काम करती हैं, जो ट्रिक्स होती हैं या जहाँ से आप चीज़ें पकड़ सकते हो, वो समझा दूंगा, बता दूंगा। विशेषण विशेष में भी और तत्सम तद्भव में भी वो वीडियोज़ आते रहेंगे, उन्हें देखते रहना। लेकिन ध्यान रखना, तत्सम तद्भव विशेषण विशेष बहुत लोगों का गलत होता है। अगर आप उसको ढंग से पढ़ के समझ लोगे, उसका कॉन्सेप्ट समझ लोगे, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे, तो लोगों से एज बना पाओगे। जो विलोम शब्द है, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये जल्दी लोगों का गलत नहीं होता है। मतलब अगर नॉर्मल 100 लोगों को आप बिठा दो, एक कोई आप टेस्ट लो, 100 में से 90 लोगों का, 95 लोगों का विलोम शब्द वाक्यांश शब्द सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा रोट लर्निंग काम करती है, उसमें रट्टा काम करता है। विलोम शब्द एक तो बहुत लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा है नहीं, और कुछ ही शब्द ऐसे हैं जिनके जो विलोम शब्द हैं वो टिपिकल है। तो वहीं पर वो एग्जामिनर पूछता है, तो बच्चे जो थोड़ा समझ के पढ़ रहे होते हैं, ढंग से पढ़ रहे होते हैं, सोचते हैं, सिर्फ रटते नहीं हैं, तो वो जान जाते हैं कि इसी में कन्फ्यूजन का स्कोप है, तो एग्जामिनर ये दे सकता है। वो पढ़कर जाते हैं, उसको हाईलाइट करके प्रॉपर पढ़ा होता है, एग्जामिनर वो दे भी देता है। तो विलोम इतना ईजी मतलब होता है, वो इतना टफ नहीं होता। सेम चीज़ ये काम करती है वाक्यांश के लिए एक शब्द के बारे में। वो देखने में आपको लगेगा कि हाँ, इसमें उसमें भी ये चीज़ होता है कि जो 4 वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उनमें जिसमें कन्फ्यूजन का चांस ज़्यादा होगा, एग्जामिनर आपको वहीं फंसाएगा। खाने की इच्छा, जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा, तो इस तरीके के 50 होंगे या 20 होंगे, तो इनमें कन्फ्यूजन का चांस ज़्यादा होगा, तो एग्जामिनर आपको वो देगा, तो आपको उसको समझना होता है। तो ये दोनों टॉपिक जनरली लोगों के सही होते हैं, लेकिन जो तत्सम तत्व विशेषण विशेष है, ये गलती करते हैं लोग इसमें। तो इसको कॉन्सेप्चुअल पार्ट एक तो देखना होता है, दूसरा इसमें भी प्रैक्टिस मांगता है। अगर आपने तत्सम और तद्भव थोड़ा सा पेन चलाया हुआ है, आपने प्रैक्टिस की हुई है कि ये तत्सम है, इसका ये तद्भव होता है, या ये तद्भव है, इसका ये तत्सम बनता है, ठीक है। या फिर विशेषण विशेष में ये विशेषण है और ये किससे बना है, इस विशेष से बना है। ये अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है तो आप वहाँ पर गलत नहीं करोगे, ठीक है। रिवाइज तो करोगे ही करोगे। तो ये चीज़ काम करती है, ये आपको फॉलो करना होता है। तो मैंने आपको बेसिकली पर्यायवाची शब्द के बारे में बता दिया, वाक्य वर्तनी के बारे में बता दिया, मैंने आपको विलोम शब्द के बारे में बताया, वाक्यांश के बारे में बताया। तो जितने भी मेन टॉपिक हैं आपके, तत्सम तत्व विशेषण विशेष, ये 6 के 6 टॉपिक आपके हो गए। इस तरह से अगर आप अप्रोच करोगे, हिंदी में डेली नहीं भी पढ़ो तो चलेगा, कोई ऐसा लोड नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से स्ट्रेटजाइज करते हो। आपने जो भी प्लान बनाया है उसमें हिंदी को हर दूसरे दिन रख सकते हो या हर तीसरे दिन रख सकते हो। जैसे आपने संडे किया, वेंसडे किया, एंड देन संडे को किया, इस टाइप से कर सकते हो, जैसे भी करो, बस उसको रिवाइज करते रहना। हिंदी में सारा गेम रिवीजन का है। ऐसी उसमें कोई बहुत गूढ़ चीज़ नहीं है, बहुत कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है कि मतलब पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। पॉइंट उसमें ये है कितनी बार रिवाइज करते हो। और शॉर्ट नोट्स हिंदी में इतना काम करते हैं कि जैसे आपने अगर एग्जाम के पहले तक अगर आपके सपोज 40-50 पेज के नोट्स रखे हैं, उसमें 6 के 6 टॉपिक है,
वो 50 पेज आपके, आप उसको कहीं पर भी बैठ करके रिवाइज़ कर सकते हो। गाड़ी से आप जा रहे हो उबर से, उसमें आप उसको कर सकते हो, कहीं ऑटो से जा रहे हो उसमें कर लो, कहीं पर आप नाश्ता पानी कर रहे हो वहाँ पर उसको करते रहो। और सिर्फ देखना ही तो होता है यार, आप उसको 4 बार 6 बार पढ़ चुके हो ना, तो उसमें हार्डली आधा घंटा लगता है उसको रिवाइज़ करने में। तो वो चीज़ कर लोगे तो तुमको टेंशन नहीं होगा। जीएस का पेपर दिया, वो कर लिया, या सपोज़ दोनों पेपर साथ हो रहे हैं जीएस और हिंदी, तो हिंदी को एक बार देख लिया, क्योंकि हिंदी में एक्यूरेसी बढ़िया हो जाती है। जीएस में क्या है कि तुमने अगर थोड़ा बहुत पहले भी ढंग से पढ़ लिया तो वो काम आ जाएगा। हिंदी में तुमने रिवाइज़ नहीं किया ढंग से अगर, तो एग्जाम के पहले हो सकता है कि तुम बहुत ईज़ी चीज़ भी गलत कर दो। तो हिंदी में लोग अवॉइड क्या करते हैं कि वो 10-15 दिन का गैप दे देंगे पढ़ने में, वो हिंदी फोकस नहीं करेंगे, उनको लगेगा जीएस ही सब कुछ है तो हिंदी पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। ये 17 मिनट का ऑलमोस्ट वीडियो हो गया, लेकिन मैंने हिंदी का पूरा बता दिया है। सोर्स कोई बहुत ज़्यादा उसके पीछे लोड मत लेना, जो तुम्हारे पास है उससे पढ़ लो, लेकिन पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि तुम उसको कितना अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, उसके नोट्स कितना बना रहे हो। नोट्स का मतलब वही है, नोट्स कभी भी पहली बार में बनते नहीं है। फिर बता दे रहा हूँ एक बार यहाँ पर एक लाइन में, 4 बार कम से कम पढ़ो उस चीज़ को। 100% चीज़ों में से 90 से 95% चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी, आपको लगेगा हाँ ये मुझे आता है, समझ में आ गया, इसमें कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है। फिर जो तुम्हें लगे यार ये वर्ड जो है ना, ये जो वाक्यांश का एक शब्द है, ये जो तत्सम तद्भव है, ये पर्टिकुलर वर्ड मुझे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है मेरे लिए, मुझे इसमें डाउट हो रहा है, या मेरा ये पिछली बार एग्जाम में आया था और गलत हुआ था, आपका दिमाग उसको ले नहीं पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आप उसके संग उसको समझ नहीं पा रहे हो, उसको फिर समझ के नोट्स बना लो, और वो फिर आपको और ज़्यादा बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए नोट्स बनाए जाते हैं, और फिल्टर बहुत करना पड़ता है हिंदी में भी। हर चीज़ हिंदी में नहीं आएगी, बुक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जो स्टैंडर्ड सोर्स है वो आपको मालूम ही है, तो उसका इतना कोई लोड है नहीं। सबके पास अलग अलग सोर्सेस हैं, आपको जिससे लगे कि हाँ इस सोर्स को करें मेरे आ जाएंगे 58 नंबर, आप उसको फॉलो कर लो। किसी के कॉपी पेस्ट में मत जाना कि उन्होंने ये किया था हम यही करेंगे। भाई अगर आपके जो सोर्स करके 57-58 आ रहे हैं, आप उसको पहले अच्छे से करो, उसको 4 बार कर लो, टेस्ट दो। टेस्ट देने के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपके 50 नंबर आ रहे हैं, आपको और कुछ नया सोर्स लेने की जरूरत है, तब दूसरे सोर्स पे जाओ, वरना एक सोर्स मतलब इनफ होता है। पीवाईक्यू तो सबसे पहले करना है, उसका तो कोई मतलब वही नहीं है, सबसे पहले तो आप पीवाईक्यू पर ही आओगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जीएस का बना लिया होगा प्लान, हिंदी का और बना लो और लग जाओ। अब समय नहीं है, आखिरी मौका है, इससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों के लिए कोई और हो सकती है, बिकॉज यूपी पीछे से भी बहुत बाद में है। चलो, थैंक यू सो मच।